दिल्ली में फिर सामने आई गैंगरेप की घटना। दक्षिणपुरी इलाके में 5 युवकों ने किया युवती के साथ गैंगरेप। डिफेंस कॉलोनी में युवती को सड़क पर छोड़कर भागे आरोपी। बिहार में साल के अंत तक हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार का बयान। मतदाता सूची पूरी होते ही आ जाएंगी चुनाव की तारीखें। तारिक अनवर ने उठाए इलेक्शन कमीशन की मंशा पर सवाल। आरजेडी से निष्कासित पप्पू यादव ने किया नई पार्टी का ऐलान। पार्टी का नाम रखा जन क्रांति अधिकार मोर्चा। बोले पप्पू यादव, बिहार को एक तीसरे विकल्प की जरूरत, हम बनेंगे तीसरा विकल्प। दिल्ली एनकाउंटर मामले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले मृतक मनोज के परिजन। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। बोले केजरीवाल, करेंगे पूरी मदद। दिल्ली सरकार पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का हमला। बोले रिजिजू, झूठे आरोप लगाकर अफसर को परेशान कर रहे हैं केजरीवाल। गैम्बलिंग के ट्रैक रिकॉर्ड को बताया अच्छा। और मोदी सरकार का 1 साल पूरे होने पर देश भर में सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी बीजेपी। देश भर में होंगे कई आयोजन। बोले बीजेपी प्रवक्ता आनंद कुमार, हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार, वल्लभ टीवी में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। फाइनल रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे दिल दहलाने वाली घटना से। दिल्ली में एक बार फिर से गैंगरेप की घटना सामने आई है। मामला साउथ दिल्ली का है, जहां एक युवती के साथ 5 लोगों ने कथित रूप से बलात्कार किया। वारदात शनिवार रात की है, जब उत्तम नगर की रहने वाली महिला किसी काम से डिफेंस कॉलोनी आई थी। उसी वक्त सेंट्रो सवार 4 युवक महिला को उठाकर दक्षिणपुरी इलाके ले गए, जहां पहले से एक और युवक मौजूद था। वहां 5 ने मिलकर युवती के साथ बलात्कार किया और फिर उसे डिफेंस कॉलोनी इलाके में फेंककर फरार हो गए। तारीख 17 मई 2015 है। समय रात के लगभग 12 बजे। दिल्ली फिर हुई शर्मसार। कैमरे के आगे मुंह छुपाते हुए ये लोग और कोई नहीं बल्कि वो हैं जिन्होंने 16 दिसंबर 2012 का दर्द फिर से ताजा कर दिया, जब दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ। दरअसल बीती रात भी ऐसा ही कुछ मंजर था, जब उत्तम नगर की रहने वाली महिला किसी काम से डिफेंस कॉलोनी आई थी और इन 4 दरिंदों ने युवती को अगवा कर दक्षिणपुरी इलाके ले गए, जहां पहले से एक और युवक मौजूद था। वहां 5 ने मिलकर महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार किया और फिर महिला को डिफेंस कॉलोनी इलाके में फेंककर फरार हो गए। वहीं पूरी वारदात के बारे में पुलिस को ऑटो चालक ने बताया, जिसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई और कार के नंबर के आधार पर महिला से मिली जानकारी पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही महिला को सफदरजंग में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने वो कार भी बरामद कर ली है जिससे महिला को अगवा किया गया था। आए दिन गैंगरेपों की वारदात ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। और अब बात करते हैं बिहार में हुए विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बारे में। आपको बता दें कि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में विधानसभा चुनाव सितंबर-अक्टूबर में किसी भी समय कराए जा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त अचल कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 31 जुलाई तक मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। चुनाव के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एकजुट जनता परिवार से मुकाबला होने की उम्मीद है। बिहार में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे तो ड्यू है, नवंबर में कायदे से होना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन क्यों करा रहा है, उसकी क्या मंशा है, इससे तो वाकिफ हम नहीं हैं। लेकिन जब भी इलेक्शन होगा हम लोग जीतेंगे। जनता जिसके साथ रहती है वही जीतता है, डेट आगे पीछे जो हो। देखिए, पिछले बार भी जो 2010 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो 6 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी और अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुआ था। मुझे लगता है कि पिछले बार का जो सिलसिला था कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लागू हो जाएगी और अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होगा, तो पिछले चुनाव के तर्ज पर इस बार भी चुनाव होने की संभावना है।
बीजेपी हर तरह से तैयार है। हम तो कल भी अगर चुनाव हो जाए तो उसके लिए तैयार हैं। और हमारा जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, इसमें श्री रामविलास पासवान, श्री उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ है। ये गठबंधन हर प्रकार से और जदयू राजद का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और मिलकर चुनाव लड़ें, विलय करके चुनाव लड़ें, अलग अलग चुनाव लड़ें, जैसे भी चुनाव लड़ना चाहें हम हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और अब बात आरजेडी से निकाले गए बिहार के मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, यानी मांझी की पार्टी के बाद एक और नई पार्टी मैदान में होगी। पप्पू यादव की नई पार्टी का नाम जन क्रांति अधिकार मोर्चा है। पप्पू यादव ने बीते कई महीनों से पार्टी लाइन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। जब बिहार में पिछले साल नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली थी तो आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने नीतीश के समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन पप्पू यादव ने जीतन राम मांझी गुट का खुलकर समर्थन किया था। पप्पू यादव पर पार्टी तोड़ने का भी आरोप लगा। बिहार में नई राजनीतिक परिस्थिति के बीच लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की पार्टियां विलय हो रही हैं, जबकि पप्पू यादव इसके खिलाफ थे। पप्पू यादव आरजेडी में अपनी बड़ी भूमिका भी चाह रहे थे। की जरूरत है और तीसरे विकल्प की जरूरत है। बिहार छुटकारा चाहता है उन नेताओं से जिन्होंने बिहार को लूटा है, बिहार को बर्बाद किया है, और बिहार के नौजवानों ने, बिहार के किसानों ने उसे देखा है। इसीलिए अब इस जो आज आवाम है यहाँ भरी हुई है, यह जो निर्णय लेगी उस निर्णय की ओर हम बढ़ेंगे। और लेकिन एक तीसरे विकल्प की सशक्त आवश्यकता है और मजबूत विकल्प की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि एक तीसरे विकल्प बिहार में अपना मजबूती के साथ इस बिहार के 10 करोड़ के हित में बने। और मुझे उम्मीद है कि चाहे मोर्चा या संगठन जो भी बने, जो भी पार्टी का निर्णय हमारे साथी लेंगे, वह जो भी बनेगा लेकिन तीसरे गठबंधन और तीसरे विकल्प के रूप में ही बनेगा, यह मैं आपको बता देना चाहूंगा। और अब बात दिल्ली में जारी घमासान की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाई गई शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है और उन्होंने दावा किया कि वो चाहती थी कि सरकार ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे जिससे इन फर्मों को 11,000 करोड़ रुपए मिल जाएं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच जंग लगातार जारी है। आलम यह है कि मुख्य सचिव की नियुक्ति पर केजरीवाल झुकने को तैयार नहीं है और उपराज्यपाल मानने को तैयार नहीं है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच चल रही प्रतिष्ठा की जंग अब दिल्ली सचिवालय और राजनिवास से निकलकर गृह मंत्रालय तक पहुंच चुकी है और रायसेना हिल्स तक पहुंचने की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। अधिकारों पर मचे बवाल और उस पर उठे सवाल के जवाब तलाशने के लिए केजरीवाल मामहीम से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, तो गृह मंत्रालय पूरी तरह से राजनिवास के फैसले का समर्थन कर रहा है। आप अराजकता पैदा करना चाहते हैं और उस प्रक्रिया में आप किसी ऑफिसर को उसके कारनामे को लेकर के आप बदनाम करने का जो कोशिश कर रहा है, ये संदेश अच्छा नहीं गया है। इस बार नजीब जंग और केजरीवाल के बीच जंग दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के शर्मा के 10 दिनों की छुट्टी पर चले जाने से कार्यवाहक सीएस की नियुक्ति को लेकर हुई। एलजी ने केजरीवाल की पसंद को दरकिनार कर शकुंतला गैमलिन को 10 दिनों के लिए मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाकर नजीब जंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एलजी महोदय की जवाबदेही और जिम्मेदारी दिल्ली की जनता के प्रति होनी चाहिए, न कि पॉलिटिकल मास्टर्स के प्रति। और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो बयान है उससे लोगों को बाज आना चाहिए। वो संवैधानिक पदों पे हैं, संविधान से ऊपर वो भी नहीं है, संविधान से ऊपर हम भी नहीं है। संविधान का हवाला देकर अगर बात करनी है और सरकार को चलाने के पीछे अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो इस तरह की बाईपासिंग को छोड़ो। इस सारे मामले में केजरीवाल राष्ट्रपति से हस्तक्षेप चाहते हैं तो विपक्षी दल उन्हें जनता के हितों की दुहाई देकर संविधान के दायरे में रहकर कायदे से सरकार चलाने की नसीहत दे रहा है। जो लगता है कि किसी की प्रवृत्ति में एक होता है कि अटेंशन सीकर, अब वो अटेंशन लेने के लिए वो कुछ भी करता है, और मुझे लगता है कि ये अटेंशन सीकर इज ए बीमारी, कि वो जो भी करोगे कि मेरे को अटेंशन मिलनी चाहिए, मैं गलत करूं सही करूं, और इसलिए संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार करने का काम लगातार ये सरकार कर रही है। इस झगड़े की शुरुआत करने का कारण कौन है? क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को, क्या केजरीवाल साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल करना चाहते हैं? क्या केजरीवाल साहब सारे चीफ सेक्रेटरी का रोल करना चाहते हैं? और एक्स आएगा वाई आएगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये इनकी मंशा पर फर्क पड़ता है कि ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन केजरीवाल इज डूइंग। चीफ मिनिस्टर भी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है,
काफ़ी अधिकार ऐसे हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। तो इसमें टकराव जो हो रहा है, इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो दिल्ली का होगा ना, क्योंकि जब प्रशासन और शासन ही अच्छा नहीं चलता। केजरीवाल और उपराज्यपाल में तालमेल की कमी के चलते बढ़ रही तनातनी से दिल्ली में विकास की गति तो बाधित हो ही रही है, साथ ही दोनों संवैधानिक पदों की गरिमा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वल्लभ टीवी के लिए नागेंद्र भाटी की रिपोर्ट। वहीं केजरीवाल के तमाम आरोपों पर विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। काम कम करते हैं, इल्जाम ज्यादा लगाते हैं। मुख्यमंत्री बन गए हैं, दिल्ली की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। अधिकारी के बारे में उनको विंडिक्टेड नहीं होना चाहिए। अधिकारियों के बारे में एक नजर से उनको सबको देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी कोटरी बना ली है। ये अधिकारी अच्छे, ये खराब। जो अधिकारी है उससे साथ लेकर काम करना चाहिए, लेकिन वो जानबूझकर विषय बनाते हैं और खुद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बहाना तलाशते हैं। कोई बहाना ले लो ताकि जो परफॉर्मेंस, जो वादा किया दिल्ली की जनता से, वो पूरा तो हो नहीं रहा। इसलिए ये बहाना तलाश के ये दिल्ली की जनता को कहना चाहते हैं कि हमको कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसलिए हम विकास नहीं कर रहे। उनको विकास पे ध्यान देना चाहिए। कोई भी अधिकारी हो, सबसे काम लिया जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक राय बनाकर चलते हैं। सबको एक नजर से अधिकारियों को नहीं देखते हैं, बल्कि वो अपनी नजर से देखने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं होती है। इनको 5 साल दिल्ली की सेवा करने का मौका मिला है। अब इनको काम इनसे हो नहीं रहा, सिस्टम इनसे चल नहीं रहा, तो ये बहाने ढूंढ रहे हैं। अब जिस ब्यूरोक्रेट के खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए हैं और कहा कि वो किसी रिलायंस का या किसी और कंपनी के लिए वो फेवर मांग रही थी, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी लगाएं। आप पब्लिक रैली के अंदर उसके खिलाफ जाकर भाषण देते हैं, आपको सरकार चाहने की, उसके खिलाफ इंक्वायरी करानी थी। दूसरे ब्यूरोक्रेट हैं एसपी सिंह, उनके खिलाफ लिखा कि रीजन नोन बेस्ट नोन टू एवरीवन। वो काम धंधा छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे, तो ये भी बहुत डिमोरलाइजिंग इम्पैक्ट होगा। तो और इसके लिए मैं केवल केजरीवाल जी को अकेले को या दिल्ली सरकार को इसके लिए दोषी नहीं मैं मानता। मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों बराबर के दोषी हैं। इससे पहले भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत चीफ मिनिस्टर को बिठा करके उनके साथ में बात करके चीफ सेक्रेटरी उनकी मर्जी का चुना जाता था, बैठ करके बात होती थी। कभी भी इस तरीके से ऐसा माहौल नहीं बनता था जैसे आज बन रहा है, जिसके अंदर जो है आरोप प्रत्यारोप खुलेआम हो रहा है और दिल्ली की जनता सफर कर रही है। देखिए, मेरा मानना यह है कि दोनों तरफ से जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, एक तरफ जो है एलिगेशन लगाया जा रहा है पावर कंपनीज के साथ मिले होने का, दूसरी तरफ से नॉर्थ ईस्ट होने का सहारा लिया जा रहा है, तो ये पॉलिटिसाइज ना करें। तो फाइनल रिपोर्ट में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए वल्लभ टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के नागौर में दलितों की हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल राजस्थान के नागौर जिले में जमीनी विवाद के चलते जाट समुदाय के कुछ दबंगों ने ट्रैक्टर से कुचलकर 3 दलितों की हत्या कर दी थी। हिंसा की शुरुआत जाट समुदाय के एक शख्स की हत्या के बाद हुई। बता दें कि दलितों का डांगावास में 20 बीघा जमीन पर कब्जा था, जिसे दबंग अपनी बता रहे थे। इसे लेकर पंचायत हुई, जिसमें दलितों को भी बुलाया गया। विवाद बढ़ने पर दबंगों ने पंचायत में ही दलितों की पिटाई करनी शुरू कर दी, जिससे अफरा तफरी मच गई और दलितों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई थी। वहीं दबंगों के डर से सैकड़ों दलितों ने अपना घर छोड़ दिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं राजस्थान के पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। एनडीए सरकार का 1 साल पूरा होने पर देश भर में भव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं।
जगह जगह रैलियां की जाएंगी। पीएम मोदी 26 मई को मथुरा में रैली करेंगे, तो वहीं अमित शाह करनाल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। बता दें कि अमित शाह इस हफ्ते मोहन भागवत से मुलाकात करने वाले बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हैं। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे मुलाकात की थी। बीजेपी का मानना है कि सरकार का 1 साल पूरा करने से पहले कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का गलत प्रचार पार्टी को गरीब विरोधी और किसान विरोधी बना रहा है। वहीं मोदी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता आनंद कुमार का कहना है कि मोदी सरकार ने 1 साल में लोगों में विश्वास जगाया है, एक संवेदनशील सरकार का निर्माण किया है। जनधन सुरक्षा योजना, पेंशन योजना देकर लोगों के साथ किया वादा निभाया गया है। अर्थव्यवस्था को मजबूत किया गया है। नेपाल ही नहीं, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। कोई भी मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। अगर कांग्रेस भी साफ सुथरे तरीके से काम करती तो उसकी ये फजीहत नहीं होती। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उसको 1 वर्ष होने जा रहा है। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा और गर्व के साथ कहूँगा कि भारत में एक विश्वास जागा है। भारत की जनता के अंदर एक विश्वास का एक मैसेज गया है कि एक संवेदनशील सरकार, एक सबकी सुनने वाली सरकार, जन सहभागिता की सरकार ये सामने आई है। आप चाहे से शुरू से देखेंगे कि विदेशों में भारत की स्थिति में बहुत सुदृढ़ता आई है। यानी नरेंद्र भाई मोदी जी के एक आह्वान पर यूएनओ ने योग दिवस घोषित कर दिया और जबकि 177 देशों ने उसका समर्थन किया। एक तरफ तो तीसरी बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पेश करने के कयास तेज हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने एक बार फिर भूमि बिल 2013 का विरोध किया है। मुंबई में मराठी पत्रकार संघ के कार्यक्रम के दौरान शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ है। गौरतलब है कि जुलाई अगस्त में होने वाले मानसून सत्र में भूमि अधिग्रहण विधेयक को पारित कराने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा से विधेयक को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन राज्यसभा में उसे पेश तक नहीं किया जा सका। इस बार भी ज्यादा सतर्कता बरतते हुए सरकार ने लोकसभा में इसे पेश करने के साथ ही संयुक्त समिति को भी भेज दिया, ताकि अगर विपक्ष इसका विरोध करे तो संयुक्त सत्र बुलाकर बिल पास कराया जा सके। यूपी के सीएम अखिलेश यादव और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। दरअसल अखिलेश यादव और अमित शाह राज्य में असमय बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बादी की मार झेल रहे किसानों को राहत दिए जाने के मुद्दे पर आमने सामने हैं। अखिलेश ने बीजेपी को चालू पार्टी बताया, तो शाह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर किसानों के मुद्दे पर केवल भाषणबाजी करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र राज्य के किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहा। शाह ने इस आरोप से साफ इनकार करते हुए उल्टे राज्य की सत्ताधारी सपा सरकार पर आरोप लगा दिया। शाह ने हाथरस के सिकंदराव तहसील में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया। वहीं यमुनानगर के मुगलवाली गांव में एक के बाद एक वीआईपी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल मुगलवाली गांव में 6 फुट पर मिले नदी के पानी को हर कोई सरस्वती नदी बताकर इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर खुदाई के कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां रामविलास शर्मा ने कई अहम घोषणाएं की, जिसमें से सरस्वती के किनारे पर करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया गया, जिसके लिए उन्होंने बजट की भी कमी नहीं होने की बात कही। खुदाई कार्य के दौरान शिक्षा मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने खुद नदी की खुदाई में हिस्सा लिया। दिनों में ये सरस्वती का किनारा, ये कुरुक्षेत्र, ये अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक राजधानी बनाने का हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सरस्वती के किनारे करनाल कुरुक्षेत्र के बीच में। आए दिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहते हैं। पुलिस की छवि को सुधारने के लिए बरेली पुलिस ने एक नई पहल की है। बरेली पुलिस अब जनता से सीधा संवाद करने की तैयारी कर रही है। अब जनता को पुलिस के पास अपनी समस्याओं को लेकर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि खुद पुलिस घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगी।
पुलिस की इस पहल को जनता ने भी सराहा है, तो वहीं पुलिस अफसरों ने भी जनता को बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के टिप्स दिए। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये पहल एक अच्छी नीयत के साथ की गई है, एक अच्छे जज्बे के साथ की गई, इसको कायम रहना चाहिए। ये ना है कि मौजूदा अधिकारी गण जो जहाँ पर हैं उन्होंने इनिशिएटिव कोई लिया है, तो कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए हमारे सिस्टम में कि जो जिन चीज़ों की आज बुनियाद रखी जाए, आगे उनके ऊपर इमारत खड़ी की जा सके। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में एक सूने फ्लैट में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल पटना गए एक परिवार के घर पर को सूना देख चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी के शिकार विकास बूबना परिवार सहित बाहर गए थे। पड़ोसी ने विकास को सूचना दी कि उनके घर के ताले टूटे पड़े हैं। इस पर आनन फानन में जब विकास अपने फ्लैट पहुंचे तो दंग रह गए। घर से लाखों रुपए नगद और जेवरातों को उन्होंने गायब पाया। इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट का ऐलान हो चुका है। इंटर और हाई स्कूल के करीब 64 लाख छात्र छात्राओं का रिजल्ट घोषित किया गया। 10वीं में जहां 83.74% और वहीं 12वीं में 88.83% रिजल्ट आया। इंटर में लखनऊ की ज्योति राठौर ने टॉप किया, तो वहीं हाई स्कूल में बस्ती के सर्वेश वर्मा टॉपर रहे। इस बार भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 90 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम एक साथ आए। इस बार हम लोग परीक्षा फल अब तक के इतिहास में सबसे पहले घोषित कर रहे हैं। हाई स्कूल में 83.74% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और इंटर में 88.83% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। जहाँ तक टॉपर्स की बात है, वो हाई स्कूल में सर्वेश वर्मा ने टॉप किया है, जो GSS एकेडमी हर्रैया बस्ती से है, और इंटर में ज्योति राठौर ने टॉप किया है, जो लखनऊ पब्लिक इंटर कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ से है। तो आज मेरे साथ फाइनल रिपोर्ट पर सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए वल्लभ टीवी। नमस्कार।